हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच मे 21। तो लास्ट लेक्चर में मैट्रिसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि मैट्रिसेस में क्या है क्या नहीं है। हमने अलजेब्रिक ऑपरेशंस बात करी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, है ना। चलो आज एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7. We have another matrix B, 1, 5, 2, 7, 8, 4. We have another matrix C, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. You have three matrices. अब आपको अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाने हैं इनके ऊपर। पहला ऑपरेशन जो है दैट इज यू नीड टू फाइंड 5a। 5a करना है, मतलब एक मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। क्या होएगा? a को 5 से मल्टीप्लाई करवाना, आपको पता है ये 5 सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35। ये बन गया 5a। ठीक है जी। सेकंड ऑपरेशन आपने करना है 7a प्लस 3b। पहले 7a करना। 7a का मतलब क्या होगा? a को 7 मल्टीप्लाई करा दो, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। और b में मल्टीप्लाई करवाना है 3। जब b में आपने 3 मल्टीप्लाई करवाया, 3, 15, 6, 21, 24 एंड 12। अब क्या ये ऐड हो सकते हैं? आपको मैंने बताया था जब ऐड होते हैं वो सेम चीजें होनी चाहिए, सिमिलर चीजें ऐड होती हैं। ये मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं, इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है ऑपरेशन, क्योंकि आपको बताया था मैट्रिक्स जो ऐड करनी होते हैं दे मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर की होंगी तभी आप ऐड कर पाओगे। चलो जी, बहुत सही। थर्ड, आपने ए बी बताना है क्या होगा, मतलब ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले ए का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, 3 रोज 2 कॉलम्स। चलिए ठीक है। अब क्या ए बी सूटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए? जरा ध्यान से देखो, इसके कॉलम्स और इसके रोज मैच करने चाहिए, जो कि नहीं कर रहे, तो ए बी हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ए बी सूटेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर उसने कहा कि बी ए निकालो। अब बी ए की बात अगर हम करें, बी का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसके कॉलम्स और इसके रोज सेम होने चाहिए, जो कि हैं, तो ये सूटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तभी तो मैंने आपको कहा था जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। यहां देखो जरा ध्यान से, ए बी जो है वो तो आ ही नहीं रहा, जो बी ए है वो आ रहा है और थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अब जरा इसको ध्यान से हम देख ले एक बारी। जो बी है वो मैट्रिक्स जो मैंने बनाई थी वो बी मैट्रिक्स क्या थी? 1 5 2 7 8 4, ये मैट्रिक्स बी है। और ए मैट्रिक्स क्या है? 4 5 6 एंड 7। दिस इज मैट्रिक्स ए। अब हमें बी ए फाइंड करना है। ये देखो बी ए फाइंड करना है, आपने यहां पे बी ए निकालना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट, अब पहले तो ये बताओ, चलो इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसके कॉलम्स और इसके रोज मैच कर रहे हैं, तो जो बचता है वो रिजल्टेंट मिलता है 3 क्रॉस 2। मतलब जो बी ए आएगा उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का होगा। मतलब क्या हुआ? उसमें 3 तो रोज होनी है, 2 हमारे कॉलम्स होने हैं। इस तरह की मैट्रिक्स बन जाएगी। यहां फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू 4 4, 6 5 जा 30, 34 आ गया। ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाओ, 5 35 40। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 4 जा 8, 7 6 जा 42, 8 प्लस 42 हो गया 50। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 5 जा 10, 7 7 जा 49 प्लस 10 59। This is third row first column, third row 8 4 जा 32,
6 4 जा 24, 32 प्लस 24, 32 प्लस 24 कितना हो जाएगा 56। नेक्स्ट A32, 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 8 5 जा 40, 7 4 जा 28, 40 प्लस 28 68, ये आपका बन जाएगा ABA। अब यहां पे देखो BA तो निकल गया, बट AB आपका था ही, पॉसिबल ही नहीं होता मल्टीप्लीकेशन के लिए, इसलिए मैंने आपको कहा था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, आई होप ये सबको क्लियर हो गया, ये ऑपरेशंस वगैरह सब क्लियर है कि कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? इसको इस तरह से लिखते हैं, ए ऊपर छोटा सा टी, या ए के ऊपर बार लगा देते हैं कई बार, या ए के ऊपर सी लिख देते हैं। इस तीनों का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब है जब आप रोज को बदल दोगे कॉलम्स में और कॉलम्स को बदल दोगे रोज में, दैट इज, इस ऑपरेशन का नाम क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। अब इसका ट्रांसपोज ले लिया मैंने। ट्रांसपोज का मतलब जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, दिस इज ए ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बनेगा? 3 क्रॉस 2, क्योंकि जो रोज हैं वो कॉलम्स बन गए, जो कॉलम्स हैं वो रोज बन गए। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए सही है। अब अगर इसका एक बार और ट्रांसपोज करना हो, डबल ट्रांसपोज कर दिया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब क्या होगा? अब ये दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा। अब बताओ, अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, अब ये ट्रांसपोज तो हो रखा है, एक बार और करना है, तो ये फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा? फर्स्ट रो बन जाएगा। ये सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा? सेकंड रो बन जाएगा। ये डबल ट्रांसपोज हो गया। और डबल ट्रांसपोज और जो स्टार्टिंग में ए था वो दोनों क्या है? सेम है। चेक कर लो आप, सेम है ना? मतलब डबल ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाता है। 3 बार करेंगे फिर ट्रांसपोज। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अप टू 2001 टाइम्स। अब अगर ऑड है तो ट्रांसपोज हो जाएगा, अगर इवन है तो वो इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा। मतलब इसका आंसर या तो ए होगा या ए ट्रांसपोज होगा, डिपेंड करेगा ऑड टाइम्स किया है इवन टाइम्स किया है। अगर तो आपने इसको ऑड टाइम्स करा है, ऑड टाइम्स में तो ट्रांसपोज होगा, इवन टाइम्स में ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? आई होप ये आपको समझ भी आ गया। तो ट्रांसपोज क्या क्लियर है? बस एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आप सब कर ही लेंगे। अब मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, ट्रांसपोज के बाद 3 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 6, ट्रांसपोज के बाद 6 क्रॉस 5। बस ये छोटा सा एक ऑपरेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट से पहले मैं आपको एक चीज थोड़ी सी और बता देता हूं। ये जो मैट्रिक्स हमने किया है, ट्रांसपोज किया, अब ट्रांसपोज के ऊपर ना एक छोटी सी बात, 2-3 बातें और हैं, वो भी आपको डिस्कस कर ही देता हूं मैं अभी। मैं सोच रहा था बाद में कर लूंगा, बट अभी कर ही लेते हैं। तो पहली चीज थी इसके ऊपर बेस्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 तरह की मैट्रिक्स होती हैं ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड, पहली है सिमेट्रिक, अगली है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक वो है जिसमें मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम हो। स्क्यू सिमेट्रिक वो है जिसमें मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज एक दूसरे का नेगेटिव हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, एक मैट्रिक्स मैंने लिखी 1 4 9 4 5 3 3 9 7, ये मैट्रिक्स मैंने लिख दी। ठीक है जी, अब इसका जरा ट्रांसपोज करवाइए आप। इसका ट्रांसपोज अगर मैं लूं, इसका ट्रांसपोज बताना क्या बनेगा? फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब जरा चेक करो, जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही ट्रांसपोज के बाद है, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब ट्रांसपोज और इनिशियल सेम है, इस तरह की मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? सिमेट्रिक क्या होती है? जिसमें मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या हो? सेम हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डन। ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है? सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर ना हुई, अगर मान लो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब रोज और कॉलम सेम नहीं है, ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स मैंने स्क्वायर नहीं है, 2x3 की मैट्रिक्स है, अब मैंने इसका ट्रांसपोज करवा दिया, क्या बन जाएगा? 3x2 बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में आपकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स क्या है? एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर को सेम होने के लिए रोज कॉलम्स का दोनों साइड पे सेम होना जरूरी है। भले इसमें भी 6 मेंबर हैं, इसमें भी 6 मेंबर हैं, बट उन मेंबर के स्ट्रक्चर्स में फर्क है, इस वजह से ये कभी भी बराबर नहीं होगा। तो जब कभी भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, वो कभी इनिशियल के बराबर नहीं आ सकता, इसलिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अब मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर में पता है रोज कॉलम सेम होते हैं, जैसे 3x3 का मैट्रिक्स लिया, अब ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या बनेगा? 3x3। अब पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो आपकी मैट्रिसेस हैं वो दोनों क्या रहे? सेम रहे, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। फिर हम स्ट्रक्चर्स के बाद, अब मान लो हमें ये कुछ चीज टेस्ट करनी है, सबसे पहले हम बाहर की स्ट्रक्चर देखेंगे। अब मान लो आपको कोई बंदे को ढूंढना है, तो वो दोनों सेम घर में रहते हैं बंदे, अब सबसे पहले आप घर की स्ट्रक्चर देखोगे कि घर की स्ट्रक्चर सेम है, फिर जाके अंदर बंदों को ढूंढोगे, है ना। तो ये चीज है, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। अब 2 मैट्रिक्स मैंने आपके सामने रख दी, वो इक्वल कब होंगी? 2 मैट्रिसेस बराबर कब होती हैं? सबसे पहले हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि डिजाइन सेम है, उसका स्ट्रक्चर सेम है, रोज कॉलम सेम है। जब डिजाइन सेम मिला, फिर हम बंदों को देखेंगे, अंदर बंदे सेम बैठे नहीं बैठे। अब आपको 2 घर बाहर से सेम लग रहे हैं, बिल्कुल सेम डिजाइन है, सब कुछ सेम है, क्या वो दोनों घर सेम है? अब हम पहले तो बाहर की स्ट्रक्चर देखी, हमें दिख रहा है कि हाँ बाहर की स्ट्रक्चर सेम लग रही है। फिर हम अंदर गए, अंदर की फैमिली से मिले, जो अंदर फैमिली रहती थी, वो दोनों फैमिलीज में फर्क निकल आया, तो हम कैसे कह देंगे घर सेम है? समझ गए? तो मतलब इस तरह से पहले स्ट्रक्चर को देखना है, फिर उसके अंदर जो बंदे बैठे हैं उनको देखना है। अगर सब कुछ ही सेम हुआ, फिर कहेंगे दोनों स्ट्रक्चर क्या है, दोनों मैट्रिसेस क्या है? बराबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज है मैट्रिक्स के लिए। आई होप आपको क्लियर है। कोई डाउट, कंफ्यूजन? जल्दी से देख लीजिए। जल्दी से एक बार देख लीजिए, कोई डाउट? अब समझ में आया आपको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर का होना जरूरी है। क्यों है? लॉजिक समझ में आ गया। अगर स्क्वायर के अलावा होगी, वो कभी अपने इनिशियल वाले के बराबर नहीं आ सकती, इसलिए स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब आपको यह समझ में आ गया कि सिमेट्रिक कब कहेंगे मैट्रिक्स को? जब उसका ट्रांसपोज और वो खुद बराबर होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने एग्जाम्पल लिया, ये और इसका ट्रांसपोज क्या है? सेम है, तो ये मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक। डन। अब आप कैसे पता करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में? देखो, मैं कोई मैट्रिक्स बना देता हूं, ये मैट्रिक्स बना दी हमने, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेना एक बारी, इसका ट्रांसपोज लिया, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब जरा बताओ, ये इनिशियल मैट्रिक्स थी और ये ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स है, कौन कौन अपनी जगह से हिला? A11 वहीं पे पड़ा हुआ है, A22 वहीं पे पड़ा हुआ है, A33 वहीं पे पड़ा हुआ है। कौन बदला? किसने अपनी सीट्स बदली? अब जरा ध्यान से देखो, A12 और A21 दोनों ने अपनी जगह बदली है। A12 कहां पे आ गया? A21 की जगह पे। A21 कहां पे चला गया? A12 की जगह पे।
मतलब ट्रांसपोज करने के बाद A12 और A21 ने आपस में एक्सचेंज करा है। A13 A31 इन्होंने भी बदला आपस में, A23 और A32 इन्होंने भी अपनी जगह क्या करी है, बदली है। ये तीन चीजें बदली हैं। A12 आप अपने आप दोनों में डिफरेंस नोटिस करो, A12 A21 की जगह पे आ गया, A13 A31 की जगह पे आ गया, A23 A32 की जगह पे आ गया ट्रांसपोज करने के बाद, है ना। चलिए बहुत सही है। अब सिमेट्रिक के लिए मैं क्या करूंगा, ये जिन लोगों ने अपनी जगह बदली है उनको हम क्या कर देंगे, हम उनको सेम कर देंगे। जैसे मान लो यहां A12 A21 की जगह पे गया, मैं क्या करूंगा, A12 को A21 के बराबर रख दूंगा। फिर सेकंड, मैं A13 को A31 के बराबर रख दूंगा, और थर्ड A23 को A32 के बराबर रख दूंगा। इस बराबर रखने का रीजन क्या हुआ, बराबर रखने का रीजन ये है कि अगर वो अपनी जगह बदले भी कोई फर्क ना पड़े। ये मान लो ये भी 4 है, ये भी 4 है, अब अगर अब वो जगह बदल भी लेते हैं हमें डिफरेंस ही नहीं पता लगेगा। और ये जो डायगोनल मेंबर हैं वो अपनी जगह बदल नहीं रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं मैट्रिक्स बनाऊं, डायगोनल पे तो जो मर्जी रख दो, 1 5 7 रख दिया। यहां अब मान लो यहां पे आपने 8 रखा, यहां पे भी 8 रखोगे क्योंकि इन दोनों ने आपस में जगह बदलनी है। यहां पे 9 रखा, यहां पे भी 9 रखोगे क्योंकि इन दोनों ने आपस में जगह बदलनी है। यहां आपने 6 रखा, यहां पे भी 6 रखोगे, इन दोनों ने अपनी जगह बदलनी है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो जरा, ट्रांसपोज लिया, क्या बन गया, 1 8 9, फिर 8 5 6, फिर 9 6 7। अब जरा इन दोनों को नोटिस करो, इस मैट्रिक्स को और ये ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को बिल्कुल सेम आ रही है, आ रही है नहीं आ रही। अब अगर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स सेम है तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के लिए समझ में आ गया, डायगोनल तो जैसे हैं वैसे के वैसे ट्रांसपोज में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो अपनी जगह बदल रहे हैं उनको सेम रख दो। जैसे आपको पता है ये यहां पर आ जाएगा, दोनों को सेम रख दिया, ये यहां पर आ जाएगा, दोनों को सेम रख दिया, ये यहां पर आ जाएगा, दोनों को सेम रख दिया। सेम रखने का रीजन ये है कि जब आपस में जगह बदलेंगे भी हमें कोई फर्क ही नहीं पता लगेगा। डन, तो यही तो हमें चाहिए था। तो ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक समझ में आ गया आपको, डन। अब आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या, सिमेट्रिक का तो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब सिमेट्रिक में हम देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, Aij is equal to Aj for I is not equal to j and Aij, सबसे पहले ये बात समझ में आई आपको, इस बात में i और j बराबर नहीं है, मतलब नॉन डायगोनल्स की बात हो रही है। जैसे इसका मतलब A12 A21 के बराबर, यही मतलब हुआ, ij ji बन रहा है, A13 A31 के बराबर, फिर A23 A32 के बराबर। ये तीनों कंडीशन इसमें कवर हो रही हैं। और जो डायगोनल है वो कुछ भी हो सकते हैं, जो Aij इज इक्वल टू एनी नंबर फॉर i इक्वल टू j, मतलब डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि डायगोनल तो अपनी जगह बदल नहीं रहे, वो तो वहीं पे फिक्स बैठे हैं। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद भी वहीं पे बैठे हुए हैं जहां पे वो स्टार्टिंग में थे, तो उनका पंगा हमें नहीं है। ठीक है जी। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, अब एक बात बताओ जरा, स्क्यू सिमेट्रिक जो मैंने लिखा है, मैंने इसकी बात क्या लिखी थी, A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज, यही बात लिखी थी मैंने। मतलब मैट्रिक्स और ट्रांसपोज एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। अब ये कैसे बनेगा, मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी 1 5 7 2 3 9 1 2 8 या 7। अब इसका ट्रांसपोज ले लिया 1 5 7 2 3 9 1 2 7। चलिए अब मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना और दोनों को सेम साबित करना है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके आपको पता है हर एक एलिमेंट नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब ये कैसे बराबर हो सकते हैं सोचो। ये देखो ये तीन एलिमेंट्स ये अपनी जगह बदलेंगे नहीं। अब जगह बदल नहीं रहे, 137 का 137 ही रहेगा, आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो एक ही ऑप्शन है, यहां पे आप 0 0 रख दो। क्योंकि 0 के आगे अगर नेगेटिव भी लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 रहेगा। ये तो मैच कर गया डायगोनल। अब एक बात बताओ, ये 2 है, ये 5 है, आपस में बदल रहा है? इसमें से एक बंदे को नेगेटिव कर दो, जैसे 2 है 5 है, मैंने यहां नेगेटिव लगा दिया, ठीक है जी। अब जब कोई भी एक नेगेटिव कर दो, ये 2 मतलब जो आपस में अपनी जगह बदलेंगे एक दूसरे के नेगेटिव और सेम कर दो, जैसे 5 है ये -5 हो गया इस ढंग से। अब जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज के बाद क्या होगा, -5 ये आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्लस का 5 ट्रांसपोज के बाद। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? पहले मैं यहां ट्रांसपोज नेगेटिव से बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं इसको ट्रांसपोज करके दिखा देता हूं। मतलब यहां दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपने डायगोनल है उनको 0 0 कर दो, और जो चेंज होने एक दूसरे के नेगेटिव, 5 -5 ये 1 इसको -1 कर दो, ये 2 इसको -2 कर दो। अब ट्रांसपोज लो जरा, 0 -5 -1 5 0 -2 1 2 0, ये ट्रांसपोज आ गया। अब हमें मैट्रिक्स को ट्रांसपोज के बराबर नहीं करना, ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर करना है। अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस, ये माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस। अब जरा चेक करो, जब आपने नेगेटिव से करा, 0 का नेगेटिव तो 0 ही होएगा, -5 -1 5 0 -2, फिर 1 1 0 सॉरी 1 2 0। अब जरा ये चेक करो और ये चेक करो, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब a को अगर आपने नेगेटिव a ट्रांसपोज करना है, मतलब आपने स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है, तो aij इज इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू j। मतलब डायगोनल्स क्या होंगे? 0, कंडीशन नंबर 1। और aij इज नेगेटिव ऑफ aj फॉर i इज नॉट इक्वल टू j। और नॉन डायगोनल्स के लिए जो एलिमेंट आपस में बदलेंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। जैसे यहां पे क्या क्या कंडीशंस कवर हो रही हैं? a12 इक्वल टू माइनस ऑफ a21, a13 इक्वल टू माइनस ऑफ a31। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर a23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a32। और डायगोनल्स a11 a22 a33 ये क्या हो जाएंगे? 0। ये कंडीशन किसकी है? स्क्यू सिमेट्रिक की। जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट कंफ्यूजन लग रही है? समझ में आ गया? तो सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक में क्या है कि ट्रांसपोज के बाद सेम रहे, स्क्यू में क्या है वो नेगेटिव करने के बाद सेम रहे। जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट कंफ्यूजन है? इसी के साथ अपना मैट्रिक्स वाला पार्ट जो है वो खत्म है। डिटर्मिनेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। डन? क्लियर है? डन? चलो, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।